भारत माता के। माइके में दम दिखाओ तो आगे बढ़े। भारत माता के। दिल्ली तक आवाज चाहिए। भारत माता के। संत श्री शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की। संत शिरोमणि संत गुरु रविदास महाराज की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। मंच पर विराजमान हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, राज्यसभा के हमारे सांसद और हरियाणा में अनुसूचित जाति मोर्चे का पूरा काम संभाल रहे माननीय श्री कृष्ण पंवार जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ मंत्री इस नाते से डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारी मंत्री बहन कमलेश ढांडा जी, हरियाणा की विधानसभा में हमारे डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी, हमारी सांसद सिरसा लोकसभा क्षेत्र जिसमें नरवणा क्षेत्र भी आता है बहन सुनीता दुग्गल जी, चेयरमैन अनुसूचित जाति आयोग जो बनाया हमने, चेयरमैन हमारे श्री रविंद्र बलियाला जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, मंच पर विराजमान हमारे विधायक श्री रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, श्री कृष्ण मिड्डा जी, श्री विदुड़ाराम जी, श्री विनोद भयाणा जी, पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी, जिला अध्यक्ष श्री राजू मोर जी, प्रदेश के महामंत्री श्री वेदपाल जी, पूर्व मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी, पूर्व विधायक श्रीमती प्रेमलता जी, और विशेष उल्लेख आज मैं करना चाहूंगा कि इस सभा को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में बहुत ही श्रद्धा के योग्य जो संत समाज के हमारे संत जो बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, श्री चुनीदास जी महाराज, श्री दशहरापुरी जी, श्री कृष्णदास जी महाराज, श्री रवि शाह जी, बाबा गुरुप्रीत सिंह जी एवं अन्य सभी संत समाज, उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी दाईं ओर बैठे हुए हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाने के लिए हम न केवल यहां नरवाणा में एकत्र हुए हैं, बल्कि हरियाणा में दो अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। एक यमुनानगर में और दूसरा गुरुग्राम में। आज 3 कार्यक्रम एक साथ, और ये भी पहली बार हुआ है कि इस कड़ी में किसी संत महापुरुष की एक साथ 3 बड़े कार्यक्रम प्रदेश में हो रहे हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये केवल एक जयंती का अवसर नहीं है, बल्कि जिसको सांस्कृतिक भाषा में एक यज्ञ अनुष्ठान कहा जाता है, एक यज्ञ अनुष्ठान है। हम अपने ऐसे समाज को आज उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका
अपने श्रद्धा पात्र गुरु रविदास जी की शिक्षा से आगे बढ़ते हुए इस देश और समाज की हम सेवा कर रहे हैं। और हमारे यहां जब इस प्रकार की जयंतियों का विचार हम करते हैं तो समाज के हर वर्ग के जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियों का हम लोग मनाने का कार्यक्रम चला रखा है। जब सत्ता में 2014 में मैं आया था तो उस समय हम लोगों को यह लगता था कि जैसे जनता भी यही मानती है, सरकार आएगी तो विकास के काम करेगी, सड़कें बनवाएगी, भवन बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, छोटे से बड़े ऐसे जो विकास जिसको दिखने वाले ऐसे विकास, भौतिक विकास, ये अगर करेंगे तो इस समय से लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है। लेकिन जब आगे करते हुए हमें ध्यान में आया कि जनता का भी हमको बैठ जाओ अपने आप संभाल लेंगे जिनको संभालना है। तो जनता की जो स्तर है वो ऊंचा उठना चाहिए, उनका आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठना चाहिए, उनका सामाजिक इस नाते से भी एक रूपता ये दिखनी चाहिए, आपस में बिना भेदभाव के, और हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आखिर शिक्षा, आखिर संस्कार, जीवन के अंदर ऐसी चीजों पर भी उल्लेख करते हुए जब हमने विचार किया कि हमारे संत महापुरुष जो हैं उनकी शिक्षा, इस पर समाज चले, तो मैंने एक नई योजना बनाई, संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना। और उसके अंतर्गत जितने संत महापुरुष हैं, गुरु रविदास जी, इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी, भक्त कबीर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी, तो कितने ही संतों के हमने जयंतियों के कार्यक्रम ये किए हैं। और इसका हेतु एकमात्र ये है कि यदि हम इनकी शिक्षाओं पर अपना चलना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। हमारा जो दिन काम करते हुए जिसमें जितने प्रकार के तनाव आते हैं, हमारी जो कुरीतियां हैं, जो जीवन की बुराइयां हैं, वो सब समाप्त होती हैं। और ये बहुत बड़ा काम है। रोजगार देना, कमा लेना, ये एक काम है, लेकिन उसके माध्यम से अपने समाज में लोग एक अच्छी दिशा में काम करें, उनका वातावरण अच्छा होगा तो हम दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। वरना अगर अच्छे संस्कार नहीं आएंगे तो दिन ब दिन हम पीछे चलते जाएंगे। समाज की कुरीतियां, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर ये क्या था? ये कुरीति है समाज की कि अगर जेंडर रेशियो बिगड़ गई, लिंग अनुपात बिगड़ गया, जो बिगड़ा ही हुआ था, उसके कारण से भविष्य में बहुत बड़ी एक कुरीति आ सकती है। अभी आजकल नशे का बहुत बड़ा प्रचलन, ये जो हम देख रहे हैं, खास करके इस इलाके को मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब के साथ ये लगता हुआ इलाका, हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए सामाजिक तौर पर हर परिवार में हमको काम करना पड़ेगा, अपने बच्चों को ठीक दिशा देनी पड़ेगी। संतों महापुरुषों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि समाज को सुधारने में वो लोग आगे आए। तो समाज के सुधार की ये सब बातें, ये सब हमको करनी होंगी। हमको अपने भेदभाव ये दूर करने होंगे, खास करके ये जाति पाति का भेदभाव बहुत समय से पता नहीं कब शुरू हुआ, किस बात को लेकर शुरू हुआ। वास्तव में कोई इस प्रकार की जाति जैसे आज है, ये पहले नहीं होती थी। हम कर्म के आधार के ऊपर अपने अपने काम में लगे थे, काम करते थे, कर्म योगी थे। लेकिन जन्म जन्मांतर जातियों ने रूप ले लिया, वो अच्छी बात नहीं है। भेद खड़े हो गए। इन भेदों को दूर करने के लिए 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। और इस भक्ति आंदोलन में ऐसे ऐसे संत महापुरुष, जिसमें गुरु रविदास जी, जिसमें मीराबाई, गुरु नानक देव जी, ऐसे कितने ही संत हुए। इन संतों ने अपने इस समाज को एक दिशा दी। जो उनका सोयापन था, जो उनके मन में एक निराशा का भाव था, उसको दूर करके और समाज हित में जागृत करने का काम किया। देश उस समय गुलाम था। इस गुलामी को आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत से वीर पुरुष भी आए। उन वीर पुरुषों ने हाथ में तलवार भी पकड़ी, अपने दुश्मनों को परास्त किया। ऐसे वीर बलिदानी पुरुष भी हुए।
लंबे संघर्ष के बाद हमने आजादी प्राप्त की है। तो आज आजादी होने के बाद हमको सारी चीजें चाहिए जो सरकारों को करनी है, साथ में अपने समाज को भी सुधारना है। तो जो समाज को सुधारना है उस नाते से ये सब चीजें हमको करनी पड़ेंगी। अपनी कुरीतियां, अपनी बुराइयां, इनको दूर करना पड़ेगा। और कुरीति बुराइयों को दूर करने के लिए संतों का, महापुरुषों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। मित्र, एक कहानी सुनाता हूं मैं छोटी सी। एक बार एक गाय जंगल में चरने के लिए गई थी, मालिक ने छोड़ दिया। जंगल के अंदर पहले चरते ही थे गोचरांद में। अचानक वहां एक शेर आ गया और शेर जो है गाय के पीछे दौड़ा। शेर का जंगल के अंदर कोई भी शिकार जो बनता है तो वो करता ही है। गाय आगे आगे दौड़ रही है, शेर पीछे पीछे दौड़ रहा है। और अचानक देखते हैं कि वहां एक दलदल, एक झील में दलदल थी वहां, और दौड़ते हुए गाय ने छलांग लगाए, गाय उसमें धंस गई। जब गाय धंस गई तो पीछे पीछे शेर था। अब शेर ने भी अपना शिकार, उसको तो लगा मुझे गाय का शिकार करना है, आओ देखा नहीं ताओ देखा नहीं, उसने भी छलांग लगाई और वो भी उसमें धंस गया। अब दोनों धंस गए, दोनों लाचार थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे। काफी प्रयत्न करने के बाद भी जब नहीं निकल रहे थे तो गाय ने अचानक एक विचार आया, उसको विनम्रता का भाव मन में था। शेर को पूछा कि ठीक है, तुम मेरे पीछे दौड़ रहे थे, मेरा शिकार करने वाले थे, अब तो मैं भी फंस गई, तुम भी फंस गए। अच्छा बताओ, तुम्हारा कोई मालिक है जिसको तुम मानते हो? शेर कहता, ला मैं तो जंगल का शेर हूं, मेरा मालिक कौन हो सकता है, मैं तो राजा हूं। शेर जंगल का राजा ऐसा कहा जाता है, मेरा कोई मालिक वालिक नहीं है। लेकिन हैरान हुआ शेर के, गाय मेरे से प्रश्न पूछ क्यों रही है? तो पूछा कि गाय ये बताओ कि ये प्रश्न तुमने पूछा क्यों है? वो कहने लगे, मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारा तो मालिक नहीं है, किसी कोई तुम्हारी चिंता नहीं करेगा, लेकिन मेरा मालिक घर में बैठा है और जब मैं शाम तक घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरा मालिक ढूंढते हुए आएगा, और जब ढूंढते हुए आएगा तो यहां तक भी पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा तो वो जरूर मुझे यहां दलदल में फंसा देख करके अपने प्रयत्न करके मुझे निकाल लेगा, निकाल के घर ले जाएगा। तुम्हारा मालिक तो है नहीं, तुम यहीं गिर करके तुम सड़ जाओगे, मर जाओगे। बहुत चतुराई से उस गाय ने शेर को यह बता दिया कि मालिक जरूर सिर के ऊपर रखना चाहिए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम भी देखा जाए तो आज कुरीतियां, जितनी बुराइयां उस दलदल में फंसे हुए हैं। हमको निकालने के लिए एक मालिक चाहिए, और वो मालिक हैं हम जो समाज बैठे हैं, संत शिरोमणि गुरुदास रविदास जी, ये हमारे मालिक हैं। हमको किसी न किसी महापुरुष के प्रति श्रद्धा रख के चलना चाहिए। वो जो कुछ बताते हैं उस शिक्षा पर चलना चाहिए, जीवन सुखी हो जाएगा। फिर हमेशा उस दलदल में से बाहर निकल करके हम अपना जीवन यापन सुखी कर सकते हैं, वरना दलबल में फंसे रहेंगे और कोई हमें निकालने आएगा नहीं। मित्रों, भाइयों बहनों, आखिर तो हम सरकार चलाते हैं, वो काम भी करते हैं, ये भी काम करते हैं। मैंने तो रोहतक में पिछले दिनों में भक्त कबीर जी की जयंती के अवसर के ऊपर अपना मन निर्मल रहे तो मैंने घोषणा की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसका असर भी मेरे ऊपर है। मैंने अपने आवास का नाम संत कबीर कुटीर उसका नाम रखा है। हर दिन जब उसमें प्रवेश करता हूं तो संत कबीर जी की दोहे, उनकी बातें वो याद आ जाती हैं। संत कबीरा खड़ा बाजार में, वो क्या है, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती। इससे बड़ा समभाव नहीं हो सकता। हमारे लिए सब समान है, तो इस सब समानता का भाव महापुरुषों के जीवनी से, संत रविदास जी का जीवन भी ऐसा ही था। उनका जीवन संघर्षशील था, वो मेहनती थे, वो कर्मयोगी थे, वो पाखंडों में विश्वास नहीं रखते थे। जीवन से दिशा मिलती है। बहुत कुछ पूर्व वक्ताओं ने संतों के बारे में बताया है। मित्रों, भाइयों बहनों, इस नाते से हमारी सरकारें जो काम कर रही हैं,
चाहे वो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, समाज के उस वर्ग के बारे में सोचती है जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गया है, पंक्ति में अंतिम खड़ा है। और वैसा ही हम हरियाणा सरकार के नाते करते हैं और इसको कहते हैं अंत्योदय का भाव। अंतिम का उदय करो। समाज को यदि सुखी करना है तो अंतिम को आगे बढ़ा लेंगे, जो बाद में अंत्य रहेगा उसको बढ़ाओ, जो पीछे रह जाए उसको बढ़ाओ। आगे बढ़ाने की मनस्थिति ये हमारी बनी रहे और वही समाज की मनस्थिति रहे तो ये समाज हमेशा आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। बहुत सी योजनाएं हमने प्रदेश के अंदर बनाई हैं। अब उसमें बहुत सी पहले बातें बताई जा चुकी हैं। आखिर हमारा गरीब समाज, इसके लिए मकान की आवश्यकता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक 55,00,000 परिवारों को हम मकान दे चुके हैं। नई योजना अभी केंद्र का बजट आया है, उसमें 66% बजट इस योजना के मद में प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। 79,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे हैं। हम भी नया सर्वे करा रहे हैं और इस नए सर्वे में खास करके जो गरीब है, जिसकी आय 1,80,000 रुपया वार्षिक से कम है, ऐसे सब गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए उनकी भरपूर सहायता करके उनके मकान बनवाए जाएंगे। किसी को बेघर नहीं रहने दिया जाएगा। भाइयों बहनों, शिक्षा की सुविधाएं बच्चों की, सरकार की सारी शिक्षा निःशुल्क है, कोई उसमें पैसा लगता नहीं है। लेकिन बहुत बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ते हैं। आसपास प्राइवेट स्कूलों के अंदर सरकारी व्यवस्था ठीक ना होने के कारण से वो चाहते हैं हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें। अब हो सकता है उनके अपने बच्चों को भी रीस लगती होगी पास पड़ोस में कि हमारा दूसरा साथी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, तो ऐसे गरीब बच्चे उनकी जो फीस है वो भी प्राइवेट स्कूलों के हमने निर्धारित कर दी है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस उनकी भी हम देंगे। चिराग योजना, इस अंतर्गत योजना बनाई गई है, उसको तय कर दिया है। बच्चों को अवसर मिले, पूरा मिले। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बढ़िया बने ताकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में आए, उसकी संख्या बढ़े। ये भी हम काम कर रहे हैं। संस्कृति मॉडल स्कूल हमने बनाए हैं, बहुत से प्राइवेट स्कूलों को छोड़ करके, और वो सरकारी स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिस्थितियां हैं। सरकारी स्कूलों को भी बढ़ाएंगे, उसमें व्यवस्था अच्छी करेंगे। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था को भी हम खारिज नहीं करेंगे। अच्छे स्कूल वहां भी चलने चाहिए, अच्छे स्कूल सरकारी भी चलने चाहिए, दोनों मिल करके, और स्कूल में बच्चों की शिक्षा कैसे अच्छी हो इसके ओर हम प्रयत्न करेंगे। भाइयों बहनों, हमने मेधावी छात्र योजना में जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं 8 से 12,000 रुपया वार्षिक उनको जो है वजीफा दिया जाता है। 8,000 से 12,000 रुपया वार्षिक, अर्थात 1,000 रुपया महीना। और जो मेधावी छात्र हैं ये उनको दिया जाता है। जो उसके बाद पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वो भी 250 रुपए से लेकर के और 1,200 रुपया मासिक ये भी उसमें दी जाती है। मित्रों, गरीबों को कैसे रोजगार मिले, कैसे वो आय अपनी बढ़ाएं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मैंने बनाई है। उसके 861 कैंप लग चुके हैं। अगले महीने से कैंप दोबारा से लगने वाले हैं। और हमने बैंकों को कहा है कि आप लोग सहयोग करिए, जिसको जैसा पैसा लोन चाहिए, चाहे छोटी इंडस्ट्री लगानी है, चाहे उसको कोई अपना गाय भैंस खरीद करके उसके दूध के से अपने परिवार का सेवन करना है, किसी भी प्रकार की सहायता सरकार सब्सिडी और जो देते हैं हम उसमें सुविधा, उसके अलावा बैंकों की ओर से भी उनको लोन सक्षम मिल जाए। अभी तक 32,000 लोगों को ये लोन हमने पिछले साल दिलवाया है। हमारा टारगेट है 1 लाख परिवारों को हम अपने जो गरीब हैं, जो 1 लाख रुपए की आमदन से भी कम है, ढूंढ ढूंढ के घर से लाते हैं और उसको काम कराते हैं। हमारे जब कैंप लगे, गरीब परिवारों को जब बुलाया जाए उसमें उनको जरूर जाना चाहिए ताकि उनके परिवार की स्थिति ठीक हो जाए। क्योंकि हम जब हिसाब लगाते हैं, परिवार पहचान पत्र में हमने लगाया है हिसाब कि कुल हरियाणा का 40% ये परिवार उस योजना के अंतर्गत आते हैं परिवार पहचान पत्र में। लेकिन जब अनुसूचित जाति का विचार किया है तो अनुसूचित जाति में से तो लगभग 75% परिवार उस 180 से नीचे आते हैं। तो सबसे ज्यादा लाभ अगर होगा तो अनुसूचित जाति के लोगों को होगा। गरीबी जहां ज्यादा है उनका सहयोग भी उसी प्रकार से हम ज्यादा करेंगे। हमने राशन कार्ड बनाने का काम,
180 से नीचे के जो आय के वर्ग के लोग हैं ऑटोमेटिकली उनका राशन बनेगा। जिनका पहले नहीं भी था, ऐसे 12 लाख नए परिवारों के हमने पिछले 25 दिसंबर को नए राशन बनाए हैं, 12 लाख परिवारों को। अच्छा, हमें थोड़ा सा जानकारी मिल जाए, जो यहां लोग बैठे हैं जिनके पहले राशन कार्ड नहीं थे और 25 दिसंबर के बाद बने हैं, ऐसे कोई है तो जरा हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, ये सब उन 12 लाख परिवारों में से हैं जिनके राशन कार्ड बाद में बने। नहीं तो 2011 के बाद नए राशन कार्ड बने ही नहीं थे। हमने 12 साल के बाद एक नया ये अभियान चलाया है। इसी प्रकार ऐसे सब परिवारों के 5 लाख रुपए बीमा की जो बात की है, चिरायु योजना, इसमें भी उनको लागू किया है। हमने अंत्योदय आहार योजना, अर्थात गरीब परिवारों को 10 रुपए में भोजन मिल जाए। हमारे मजदूर भाइयों को, उनको चाहे वो शुगर मिल में काम करते हैं, मंडी में काम करते हैं, या लेबर कॉलोनियां जहां हैं, लेबर चौराहे जहां हैं, ऐसे सब जगह पर ऐसी कैंटीन्स बनाई जा रही हैं। अटल जी के नाम से वो कैंटीन चल रही हैं 10 रुपए में। इसको और आगे विस्तार देंगे। इस बार के बजट में हम सोचते हैं इन कैंटीन्स की व्यवस्था और पुख्ता बना करके इनकी संख्या बढ़ाई जाए, ऐसा हम सब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न के बिना यानी उसके अभाव में कोई व्यक्ति जीवन जिए ठीक नहीं है। देश भर में इस योजना को 1 साल के लिए और बढ़ाया है, जिसमें पहले तो 1 रुपया 2 रुपए के हिसाब से पैसा लिया जाता था। अब वो 1 रुपया 2 रुपया भी उसको मुफ्त कर दिया है कि इन परिवारों को कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, अनाज उनको मुफ्त दिया जाएगा। 1 साल के लिए इसको और बढ़ा दी है आगे। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में पहले 51,000 रुपया हम देते थे अनुसूचित जाति के लोगों को, अब उसको हमने 71,000 रुपया कर दिया, 20,000 रुपया उसमें बढ़ा दिया है, ताकि हमारे परिवारों में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। मित्रों, ये बहुत काम हम कर रहे हैं, लेकिन इनको करते हुए कुछ बातें ऐसी हैं, हमारे जो विपक्षी दल हैं, खास करके कांग्रेस की मैं बात करूंगा, ये लोग, हमने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कितने तरह की मुहिम चलाई है। उस मुहिम को चलाते हुए, ताकि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैंने घोषणा की है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, इस घोषणा के साथ आगे बढ़ाओ मित्रों में। चाहे वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, चाहे दुनिया भर के हमने सारे पोर्टल बनाए हैं, और ये क्या कहते हैं, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र को समाप्त कर देंगे, हम आएंगे तो ये जितने भी पोर्टल हैं इनको हम समाप्त कर देंगे। अरे, इतना पारदर्शी तरीके से हमने काम किए हैं, अब कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता। हाँ, इनके साथ लगे हुए उस समय के लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, धौड़ कपड़ी है जिनको मैं कहता हूं, दलाल जगह जगह इनके साथ घूमते थे, लोगों को लेके जाते थे चंडीगढ़, आओ तुम्हारा काम करा के लाएंगे, किसी से 2,000 निकाल लिया, किसी से 5,000 निकाल लिया, जेब से पैसे निकालते थे। अब वो सारे बेरोजगार हो गए हैं और ये कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। मैंने कैसे बढ़ी है कि हमारे सारे लोग बेरोजगार हो गए और उससे बेरोजगारी बढ़ गई। भाई, उनको वो रोजगार तो मिलेगा नहीं जो पहले था। लाइन में लग करके गाय का भैंस का लोन लेना हो तो ले ले, अपना कमाई करें, खा ले, परिवार बाढ़ ले। अब उस रोजगार में नहीं जाने देंगे इनको जिसमें पहले गए थे। इसलिए ये बहुत लोगों को बहकाते हैं, बहुत प्रेशर बनाते हैं, ग्रुपों को खड़ा कर लेंगे कि भाई आओ धरना दे दो। धरना देने वाले किसी बात के ऊपर इनके उकसावे में आ जाते हैं। अब ग्राम विकास की योजनाएं हमने बनाई, सारी पारदर्शी बना रहे हैं कि भाई कोई ठेकेदार है, ई टेंडरिंग करके छोटा बड़ा काम कोई करा ले। इसमें भी विरोध शुरू करा दिया कि ई टेंडर करेंगे तो फिर इनके धंधे कैसे चलेंगे, ई टेंडर में धंधे तो चल नहीं सकते। कुछ सरपंच अच्छे हैं, उन्होंने काम करने शुरू कर दिए। आज की डेट में मैंने ताजा जानकारी ली है, 1650 काम ऐसे जो अच्छे सरपंच हैं उन्होंने अपने काम कराने शुरू कर दिए गांव के अंदर। उनके काम शुरू हो गए हैं, कोई भ्रष्टाचार के उनके मन में नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस चीज को लेकर के विरोध पर अड़े हुए हैं। क्यों भाई, टेंडर नहीं करो, हमको छूट होनी चाहिए, हम जैसा मर्जी काम कराएं, जिससे कराएं, पैसा हमारे हाथ में आना चाहिए। और साथ में ये कहेंगे कि हमने तो बहुत पैसे खर्च किए हैं, सरपंच बढ़ के आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे बहुत पैसे खर्च के आए हैं, सरपंच बने हैं, तो फिर ई टेंडरिंग में क्या दिक्कत है? नहीं, हाथ में पैसा चाहिए। अब मतलब तो समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं क्या हो रहा है।
समझते हैं ना। और मैं ये घोषणा करता हूं कि हमने 1100 करोड़ रुपया 31 मार्च तक के लिए इनको दिया है सबको, कि इसको खर्च करें सब लोग। कुछ सरपंचों ने खर्च करना शुरू कर दिया है, हो सकता है उनको जल्दी पैसा और जरूरत पड़ेगी। उनका पैसा अगर खत्म हो जाएगा तो जिन्होंने पैसा खर्च नहीं किया है वो पैसा उठा के उन्हीं को दे देंगे जो काम करा रहे हैं। फिर बाद में चिल्लाते फिरेंगे हमारा पैसा चला गया। ये तो 31 मार्च की डेट है, जितना कराना करा लो। हाँ, अगर सब लोग खत्म कर देंगे और जरूरत होगी तब भी हम देंगे, हमारे पास बजट में कमी नहीं है और देंगे। मित्रों, गांव में विकास, मित्रों काम कराने के लिए लोग आगे आने चाहिए। सबका साथ सबका विकास, ये हमने कहा है। हमारे जनप्रतिनिधि अगर साथ लेते हैं तो जितनी चीजें चाहिए उनको मिलेंगी। मित्रों, उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे। अब मेरे बातें तो बहुत हैं कहने के लायक, लेकिन हमारे कृष्ण पवार जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत सी बातें आपको बताई थी, उनका तो जिक्र ही नहीं कर रहे आप। वो इंतजार कर रहे हैं सब लोग। मैं उन्हीं बातों पर आता हूं। मित्रों, विषय बहुत से आए हैं, लेकिन उन सब विषयों पर कुछ बातें तो अभी स्पष्ट तौर पर बता दी जाएंगी। कुछ ऐसे भी हैं जो यही मंच पर मुझे जो डिमांड्स मिली हैं, ऐसे सब कामों के लिए चंडीगढ़ जाके विभाग के अनुसार उनकी सबकी फिजिबिलिटी चेक कराएंगे। जो होने वाले हैं सब कराए जाएंगे। कोई नहीं वहां होने वाला होगा तो उनको बताएंगे कि ये काम इस कारण से नहीं होने वाला। कुछ काम लेट हो जाते हैं, कई उसमें दिक्कतें जो होती हैं वो आप लोगों को भी पता है, लेकिन जो होने वाले हैं वो उनको सबके बारे में आपको बता देता हूं। अभी जैसे एक विषय लिखा कि प्रदेश में अपने समाज के जो महापुरुष हैं उनके नाम से कुछ यूनिवर्सिटी शेयर बनाती हैं, अर्थात उनकी शिक्षाएं जो है, उनके जो विचार हैं, उसके ऊपर कुछ काम करके अपने समाज का उत्थान कैसे हो, भला कैसे हो, इसके ऊपर कुछ किताब लिखते हैं, कुछ संशोधन करते हैं, कोई उसके सेमिनार करते हैं। तो आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से जो हमारे CDLU चौधरी देवीलाल जी की यूनिवर्सिटी सिरसा में है, उसमें एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि 5 साल में एक अध्ययन करके और समाज का भला कैसे किया जा सकता है, उनके विचारों का प्रचार प्रसार सारे प्रदेश में भी हो, देश में भी उनके विचार जाएं, तो इसके लिए एक चेयर स्थापित की जाएगी। भाई बहनों, दूसरा इन्होंने उद्योग के लिए लिखा है कि उद्योगों में अनुसूचित जाति कैसे आगे आए। इसके लिए वैसे तो डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया है, अपने समाज के कुछ लोगों ने बनाया है। उसकी इकाई अभी हरियाणा में नहीं है, तो डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक इकाई मैं कहूंगा समाज के लोगों को हरियाणा में भी स्थापित करें, और हम कैसे अपना उद्योग, अपना व्यापार, इसमें लोग जा सकते हैं, इसके लिए हमको सुझाव दें, उनको हम लागू करेंगे। ये आप लोगों ने करना है। करेंगे? ये करेंगे। अब तुरंत तौर पर एक जो घोषणा मैं कर रहा हूं कि जो अभी उद्योग लगाने के लिए, खास करके छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, MS जिनको कहते हैं, माइक्रो और स्मॉल, इस उद्योग में जो जमीनें खरीदी जाती हैं, उन जमीनों पर अभी तो हमने 10% की छूट कही थी, आज मैं घोषणा कर रहा हूं उसको 20% की छूट देंगे, जो भी उद्योग करने के लिए आगे आएगा। इसी प्रकार कुछ हमारे मित्र साथी जो भी और कोई काम करना चाहते हैं, उद्योग के अलावा भी व्यापार का भी कोई काम करना चाहते हैं, उसमें जो लोन लेंगे, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, उस ब्याज में भी बाकियों को जो छूट मिलती है उससे 20% ज्यादा छूट उनको देंगे, ताकि उसमें भी उनको सुविधा हो जाए, इसमें भी लोग आगे बढ़ें। एक विषय आया है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक निर्णय किया था और मैंने उसकी घोषणा पहले कर भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम भी अपने प्रदेश में आरक्षण में पदोन्नति देंगे। लेकिन कुछ बातें उन्होंने अधूरी छोड़ी थी और उसके बाद हाई कोर्ट में वो केस गया है। अब हाई कोर्ट ने भी निर्णय कर दिया है और हमने अपने AG साहब से पूछ लिया है कि हम अनुसूचित जाति के लिए एक कोटा अपना तय कर सकते हैं कि इस कोटे के हिसाब से हम पदोन्नति आरक्षण में भी देंगे, तो ये अगले 3 महीने में इसको हम पूरा कर देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं।
गुरु रविदास जी के नाम से एक घोषणा पिपली के पास कहीं एक विशाल स्मारक बनाया जाए। वो घोषणा लागू करने के लिए हमने जमीन वहां से लेने की कोशिश की थी। पहले मिल नहीं पाई थी कहीं उचित जगह पर जमीन, अब वो जमीन की पहचान हो गई है। अगले इस वर्ष के अंदर उस जमीन पर और गुरु रविदास जी के नाम से एक बड़ा स्मारक वहां बनाया जाएगा। छात्रावास भी होगा, कॉलेज स्कूल भी होगा। तो उस नाते से गुरु रविदास जी के नाम पर पिपली के पास जो स्थान हमने तय किया है उस पर अगले वर्ष में ये स्मारक बनाया जाएगा। एससी वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए उनको वित्तीय सहायता बैंकों से तो प्रावधान है ही है, हम सरकार में भी एक वेंचर कैपिटल फंड, उस फंड में से भी उनको एडवांस किया जा सकता है, ऋण दिया जा सकता है। एक अलग से फंड बनाया जाएगा जिसमें केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही, नौजवानों को उसमें ऋण मिलेगा। मित्रों, भाइयों बहनों, कौशल रोजगार निगम, इसमें भी विषय आता कि इसमें 20% का आरक्षण किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो गरीब हैं, 1 लाख से नीचे, 1,80,000 से नीचे, इस स्लैब में से ज्यादा भले ये नौकरियां आउटसोर्सिंग की हैं, पक्की नहीं है, फिर भी जिसके पास कोई नौकरी नहीं है उसको कच्ची भी मिल जाए, उसको अच्छा खासा पैसा और परिवार चलाने के लिए मिल जाता है। अभी तक जो भर्तियां हुई हैं इसका हमने हिसाब लगाया है, न केवल 20% बल्कि अनुसूचित जाति को जो मिल रही हैं उसमें 41% नौकरियां और एचकेआर में अनुसूचित जाति को मिल रही हैं, 20 के बजाय 41 मिल रही है। इसलिए जैसे मैंने बताया कि गरीब संख्या अभी अनुसूचित जाति की ज्यादा है। मैं कामना करता हूं कि हम अमीरों की श्रेणी में आए। हमारे अभी लगभग 91,000 ऐसे एम्प्लॉय सरकारी नौकरी करते हैं, 90,000 लगभग ऐसे हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं। ये संख्या और कैसे बढ़े, इसमें शिक्षा पर हम जोर देंगे। मुझे एक बात की खुशी है कि हमारी जो आबादी है अनुसूचित जाति की, उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत वो लगातार बढ़ रहा है। और ये प्रतिशत बच्चों का, जो बच्चे स्कूली शिक्षा ले रहे हैं, वो परसेंट 32% है, 32%। और जिस समाज के बच्चे 30% से ज्यादा पढ़ने लग जाएं, तो ये मान के चलो कि समाज आगे बढ़ना उसने शुरू किया है। तो आपके बच्चे 32% संख्या में पढ़ाई करते हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन इनको ऊंची पढ़ाई, उच्च शिक्षा ये कैसे मिले? और इसमें भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, स्टेट की हैं, सेंटर की हैं, इसकी कोचिंग अनुसूचित जाति के लिए ये कोचिंग मुफ्त कराई जाएगी, कोई पैसा इसे नहीं लिया जाएगा, ताकि आपके बच्चे नौकरियों में कैसे आगे बढ़ सके। मित्रों, भाई बहनों, एक विषय है कि किसी संस्थान का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा जाए। तो हमने कल से ध्यान दौड़ाया है कि कौन कौन से संस्थान ऐसे जिनके नाम नहीं रखे गए हैं। कोई बड़ा संस्थान जिसका नाम हम गुरु रविदास जी के नाम से रखें। तो मैं आज घोषणा करता हूं, और उस घोषणा से पहले मैंने उस इलाके के विधायक, सांसद सबसे बात भी कर ली है। अभी जो फतेहाबाद जिले में टोहाना विधानसभा रतिया के भी पास लगता रसूलपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु रविदास जी मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। ये मैं आज घोषणा करता हूं। स्थानीय तौर पर हमारे विधायक ने कहा है कि हमारी एक रविदास धर्मशाला है, उस धर्मशाला में इन्होंने विस्तार करना है। जो भी कोई मानो मुरम्मत की जरूरत होगी या कमरे बनाने होंगे या जो भी कुछ करना होगा, इसके लिए इन्होंने जो डिमांड की है 21 लाख रुपए की, वो डिमांड में पूरी करता हूं। नरवाना के लिए 21 लाख रुपया वो भी मंजूर करता हूं। और इसी प्रकार से अनुसूचित जाति की जो चौपालें धर्मशालाएं हैं, 31 मार्च से पहले, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जहां कहीं आवश्यकता होती है मुरम्मत की, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख जिनको चाहिए, वो लोग डिपार्टमेंट को अगर अप्लाई करेंगे तो ऐसा प्रदेश में इस 31 मार्च से पहले जो अप्लाई करेंगे 1 करोड़ रुपया उसके लिए सुरक्षित रखता हूं कि उनकी मुरम्मत के लिए दिया जाएगा। गांव-गांव में लाइब्रेरीज ये खोली जाए। कल ही प्रधानमंत्री जी ने, यानी हमारे वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं,
उन घोषणाओं में घोषणा की है कि हर गांव में लाइब्रेरीज होनी चाहिए, तो उन लाइब्रेरीज के लिए केंद्र सरकार भी योगदान कर रही है। आपको गांव के अंदर या अपने मोहल्लों में भी स्कूली बच्चे अथवा कॉलेज के बच्चे, उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज की आवश्यकता है, उसके लिए भी जहां जहां से मांग आएगी वो सब लाइब्रेरीज वो पूरी बनवा दी जाएंगी। मित्रों, जितनी चीजें, जितनी घोषणाएं मुझे लिख करके दी गई हैं, उसमें से इतनी सब जो मैंने बताई है, ये सब पूरी कर रहे हैं। कुछ एक ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी निर्णय नहीं है, उसके बारे में भी जैसा मैंने बताया, हम जो है चंडीगढ़ में विभागों को भेज करके उसकी फिजिबिलिटी लेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि समाज के आगे बढ़ने में, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे रोजगार है, चाहे बुजुर्गों का ख्याल रखने वाली बातें हैं, इन सब के लिए जो गरीब परिवार हैं, 1,80,000 से नीचे हैं, इसमें हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे लगा दिया है। बैंकों से भी बात की है कि हर किसी को जो योजना का लाभ चाहिए, कोई लोन चाहिए, चाहे वो केंद्र की योजना है, मुद्रा योजना केंद्र की है, उसमें भी 1 करोड़ रुपए तक का लोन वहां बिना किसी गारंटी के बैंक तुरंत देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास उसकी कोई रिपोर्ट चाहिए कि हम काम क्या करेंगे, तो उस काम के आधार पर जितना भी वो काम आप बताएंगे, आपके नौजवान काम में आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामना। अंत में आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीप प्रज्वलित कर सीएम ने कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर की। जैसा कि आपने सुना, सीएम ने संतों को सम्मानित दरअसल इस दौरान किया, और इस दौरान जो भी सरकार का कार्यकाल है उसको गिनाते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आए, और इसी के साथ कहते नजर आए कि पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन विपक्ष पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए। विपक्ष जिस तरीके से लगातार सरकार को घेर रहा है और कमियां गिनाते हुए नजर आ रहा है, उसका सीधे तौर पर सीएम मनोहर लाल की तरफ से पलटवार भी किया गया।